हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेश गढ़वाल वासुदेवा एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल पर ज्योग्राफी की जो क्लासेस थी उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए आज अपन नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे और आज का जो टॉपिक है वो है कोबर का पर्वत निर्माण भूसन्नति सिद्धांत। कोबर का पर्वत निर्माण से संबंधित भूसन्नति सिद्धांत। हम जिस एनवायरनमेंट में जिस क्षेत्र में रहते हैं अपने आसपास में धरातलीय स्वरूप को विस्तार से देखते हैं। कुछ क्षेत्र है जो लगभग समतल होते हैं जिन्हें हम मैदान कह देते हैं। कुछ क्षेत्र है जो ऊंची पहाड़ियों के रूप में पुरानी पहाड़ियों के रूप में पाए जाते हैं और कहीं कहीं पर हमारा जो धरातल है वो ऊंचे पर्वतों के रूप में पाया जाता है। तो ये जो पर्वत है इन पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, इन पर्वतों को हम कितने प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं। पहले तो इनके प्रकारों की बात करेंगे, बेसिक बात होगी वहां पर, और फिर इन पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ उनमें भी किसी एक विशेष पर्वत की बात करेंगे। उन पर्वतों के निर्माण से संबंधित अलग अलग भूगोलवेताओं ने अलग अलग सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। वो सिद्धांत कौन कौन से हैं उनमें से एक सिद्धांत आता है कोबर का पर्वत निर्माण से संबंधित भूसन्नति सिद्धांत। भूसन्नति सिद्धांत। तो इससे पहले हम देखते हैं कि प्रकार पर्वतों के प्रकार। मूल रूप से जो पृथ्वी तल पर जो पर्वत पाए जाते हैं इनकी निर्माण प्रक्रिया में इनकी वर्तमान जो स्थिति है, ऊंचाई है, उनमें भिन्नता पाई जाती है और उसी विविधता या भिन्नता के आधार पर पृथ्वी पर जो पर्वत है इनको मूल रूप से 5 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। अगर प्रकारों की बात करें तो पहला जो प्रकार आता है वो आता है वलितिया मोड़दार पर्वत। वलितिया मोड़दार पर्वत। ये वलितिया मोड़दार जो पर्वत है इन्हीं की उत्पत्ति को समझाने के लिए कोबर ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। लेकिन और पर्वत कौन कौन से प्रकार के हैं, तो दूसरा जो प्रकार है पर्वतों का वो है अवरोधी या ब्लॉक पर्वत। अवरोधी या ब्लॉक पर्वत। ये अवरोधी या ब्लॉक पर्वत क्या होता है इनके बारे में भी आगे चलकर बात करेंगे। इसी प्रकार एक पर्वत का प्रकार है गुंबदाकार पर्वत। गुंबदाकार पर्वत। एक पर्वत का जो प्रकार है नंबर 4 आता है संग्रहित पर्वत। संग्रहित पर्वत। और एक जो प्रकार है इनमें आपका आता है नंबर 5 पर अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत। तो मूल रूप से अगर देखा जाए तो पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले सभी पर्वतों को मुख्य रूप से 5 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला आता है वलित या मोड़दार पर्वत, दूसरा आता है अवरोधी या ब्लॉक पर्वत, तीसरा आता है गुंबदाकार पर्वत, चौथा आता है संग्रहित पर्वत और पांचवा आता है अवशिष्ट पर्वत। ये जो पहला वलित या मोड़दार पर्वत है ये पृथ्वी की संपीड़नात्मक बलों के कारण निर्मित है। जो संपीड़नात्मक बलों के कारण दोनों तरफ से दबाव पड़ता है, उस दबाव के कारण, संकुचन के कारण जिन पर्वतों की उत्पत्ति हुई है उन पर्वतों को वलित या मोड़दार पर्वत कहा जाता है। अवरोधी या ब्लॉक जो पर्वत है ये दरार या भ्रंश के कारण निर्मित पर्वत है।
भूगर्भिक हलचलों के कारण किसी क्षेत्र में दरार पड़ती है या भ्रंश का निर्माण होता है तो उस क्षेत्र में जो पर्वतों का निर्माण होता है उन्हें अवरोधी या ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। गुंबदाकार पर्वत, गुंबदाकार पर्वत किसी क्षेत्र में एक चाप के रूप में धरातल का उत्थान होता है। धरातल का उत्थान होता है तो उससे निर्मित जो पर्वत होते हैं उन्हें गुंबदाकार पर्वत के रूप में जाना जाता है। चौथा जो संग्रहित पर्वत है ये ज्वालामुखी उद्गार से निकले मैग्मा के जमाव से बनते हैं। जमाव से बनते हैं। पहला पृथ्वी के संपीड़नात्मक बलों के कारण, दूसरा पृथ्वी पर दरार या भ्रंश के कारण, तीसरा किसी क्षेत्र में धरातल अगर चाप के रूप में ऊपर उठता है भूगर्भिक हलचलों के कारण तो वहां जो पर्वत बनता है गुंबदाकार पर्वत बनता है। संग्रहित पर्वत ज्वालामुखी उद्गार होता है, उस उद्गार के दौरान मैग्मा, राख या जो भी पदार्थ बाहर निकलते हैं उनके लगातार जमाव के कारण जो पर्वत बनते हैं उन्हें संग्रहित पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत भी इसे कह सकते हैं। और एक आता है अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत क्या होता है? अपरदनात्मक के कारण मूल पर्वत का शेष बचा जो भाग होता है उसी को अवशिष्ट पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो ये 5 पर्वतों के प्रकार हैं। इनमें से आज जो है हम बात करेंगे वलित या मोड़दार पर्वतों की, और इस वलित या मोड़दार पर्वतों से संबंधित जो सिद्धांत है वो दिया था कोबर ने। कोबर ने जो सिद्धांत दिया उस सिद्धांत को नाम दिया जाता है भूसन्नति सिद्धांत, जियोसिंक्लाइन थ्योरी। जियोसिंक्लाइन थ्योरी। तो इसी की आज हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। देखिए कोबर जो है इसका ये मानना था कि प्रारंभिक समय में जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो ये गर्म और तरल अवस्था में थी। ये गर्म और तरल अवस्था से धीरे धीरे शीतल हुई, शीतल होकर ठोस में परिवर्तित हुई। तो जब कोई वस्तु गर्म से शीतल अवस्था में आती है तो उस समय उसमें संकुचन होता है, उसमें सिकुड़न होती है, और उसी सिकुड़न के कारण पृथ्वी का कुछ भाग ऊपर उठा हुआ है जिसे हम महाद्वीप कह देते हैं, और कुछ भाग नीचे दसा हुआ होता है जिसे हम मूलतः महासागर कह देते हैं। लेकिन उसी महासागर को कोबर ने जो है नाम दिया था भूसन्नति का। भूसन्नति, ये जो भूसन्नतियां होती है ये मूल रूप से संकीर्ण एवं लंबी होती है। संकीर्ण एवं लंबी होती हैं। और दूसरा कि ये पर्वत निर्माण की प्रथम अवस्था होती है। किसी भी क्षेत्र में पर्वत का निर्माण होगा या नहीं होगा ये इस भूसन्नति के निर्माण पर निर्भर करता है। कोबर के अनुसार अगर किसी क्षेत्र में भूसन्नति का निर्माण हो गया तो आने वाले समय में उस क्षेत्र में पर्वत का निर्माण हो सकता है, ऐसा मानना है कोबर का। ये जो कोबर थे ये मूल रूप से
जर्मन भूविज्ञानी थे जिन्होंने इस सिद्धांत के माध्यम से भूसन्नति और भूसन्नति के चारों ओर जो महाद्वीपीय क्षेत्र है, ठोस स्थल खंड है, उनके मध्य के संबंध को इस सिद्धांत के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। तो होता क्या है, इस कोबर के अनुसार मान लो कि कोई क्षेत्र है, ये इस प्रकार से ऐसा कोई क्षेत्र है, दोनों तरफ ठोस स्थल खंड है, ये भी ठोस है, ठोस स्थल खंड, ये भी ठोस स्थल खंड, और इन दोनों ठोस स्थल खंडों के बीच वाला क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र जो है, ये भूसन्नति है। ये भूसन्नति है। तो कोबर का ये मानना है कि ये जो ठोस स्थल खंड है, इनको एक तो उन्होंने नाम दिया था क्रेटोजन, क्रेटोजेन। इन ठोस स्थल खंडों को उन्होंने नाम दिया है क्रेटोजेन। अब होता क्या है कि इस भूसन्नति में जल भरा रहता है, जल आएगा कहां से? तो दोनों तरफ जो ठोस स्थल खंड है, इनके ऊपर वर्षा होती है, के कारण यहाँ पर नदियों का उद्गम होता है, नदियों का उद्गम। और ये जो नदियां हैं अपना जल लाकर डालती हैं भूसन्नति में, यहां अपना जल लाकर डालती है। जब भी किसी क्षेत्र में नदी बहती है, पर्वतीय क्षेत्र से उसका उद्गम होता है, और ऐसे में ढाल अधिक होने के कारण नदी का जल तीव्रता से बहता है। जब नदी का जल तीव्रता से बहेगा तो उसकी अपर्दन और परिवहन क्षमता अधिक होगी। ऐसे में नदी के द्वारा अपने साथ बहुत ज्यादा मात्रा में अवसाद या मिट्टी बहाकर लाई जाती है, और उस अवसाद या मिट्टी को नदियों के द्वारा जमाव किया जाता है भूसन्नति में। इस भूसन्नति में अवसादों का जमाव किया जाता है। अब अवसादों का जमाव होगा तो इन अवसादों के जमाव के कारण ये जो भूसन्नति है, इसका तल भारी होगा, और भारी होकर दबाव के कारण नीचे बैठेगा। तो ऐसे में इन नदियों के द्वारा पुनः अवसादों का जमाव किया जाएगा, और लगातार अवसादों के जमाव के कारण ये जो भूसन्नति है, ये अवसादों से भर जाती है, अवसादों का बहुत ज्यादा मात्रा में जमाव हो जाता है। यहाँ अवसाद बहुत ज्यादा मात्रा में जम जाते हैं। इन अवसादों के जमाव के बाद होता क्या है कि दोनों तरफ के जो स्थल खंड है, इधर मान लो ये ठोस स्थल खंड है, इधर ये ठोस स्थल खंड है, जिन्हें कोबर ने नाम दिया है क्रेटोजन का। इन दोनों स्थल खंडों के आमने सामने वाले किनारे, इधर ये किनारा और इधर ये किनारा, इन दोनों किनारों को कोबर ने एक और विशेष नाम दिया अग्रदेश। इन दोनों किनारों को उसने नाम दिया है अग्रदेश, और इन अग्रदेशों के बीच में स्थित है भूसन्नति, जिसमें नदियों ने अवसादों का जमाव किया है। अब इन अवसादों के जमाव के कारण ये जो भूसन्नति का तल नीचे बैठता है, तो उसे अवतलीकरण कहते हैं, अवतलीकरण कहा जाता है। जैसे जैसे भूसन्नति का तल नीचे बैठता है तो उसे अवतलीकरण की क्रिया कहा जाता है। इस अवतलीकरण की क्रिया के कारण दोनों तरफ के ठोस स्थल खंडों में संपीड़नात्मक उत्पन्न होगा, उत्पन्न होगा। तल के कारण दोनों तरफ के जो ठोस स्थल खंड है, ये एक दूसरे की ओर अभिसारी गति करेंगे, एक दूसरे की तरफ खिसकते हुए दोनों अग्रदेश पास आएंगे तो होगा क्या कि इस भूसन्नति में
जो अवसाद जमे हुए हैं, इन अवसादों के ऊपर दोनों तरफ से दबाव पड़ता है, इधर से भी दबाव पड़ेगा, इधर से भी दबाव पड़ेगा, और इस दबाव के कारण भूसन्नति के जो अवसाद है इनमें धीरे धीरे वलन या मोड़ पड़ने लगते हैं। दोनों तरफ, दोनों किनारों पर इस भूसन्नति के अवसादों में दबाव से वलन या मोड़ पड़ते हैं। ये वलन या मोड़ जो पड़ते हैं उससे यहाँ पर जो अवसाद है धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, और इनके ऊपर उठने के कारण दोनों किनारों पर दो पर्वतों की उत्पत्ति एक साथ होती है। कोबर ने क्या माना है कि कोई ठोस स्थलखंड है दोनों तरफ, इनके बीच में भूसन्नति है, इस भूसन्नति में दोनों स्थलखंडों से आने वाली नदियां अवसादों का जमाव करेंगी, अवसादों के जमाव से भूसन्नति का तल नीचे बैठता है जिसे अवतलीकरण की क्रिया कहा जाता है। दोनों तरफ के जो ठोस स्थलखंड है इनको उन्होंने नाम दिया क्रेटोजेन। इन दोनों ठोस स्थलखंडों के आमने सामने वाले पार्ट को उसने नाम दिया अग्रदेश। ये दोनों अग्रदेश संपीड़नात्मक बल के कारण या दबाव बल के कारण एक दूसरे के पास आते हैं, और पास आते हैं तो इनके मध्य जो भूसन्नति में अवसाद जमे हुए हैं इनके ऊपर दोनों तरफ से दबाव पड़ता है। उस दबाव के कारण अवसादों में वलन या मोड़ पड़ता है, और इनके वलन या मोड़ पड़ने से दोनों किनारों पर दो पर्वतों की उत्पत्ति होती है जिन्हें नवीन वलित या मोड़दार पर्वत कहा जा सकता है। नवीन वलित या मोड़दार पर्वत कहा जा सकता है। वलन पड़ रहे हैं इसलिए वलित पर्वत, मोड़ पड़ रहे हैं मोड़दार पर्वत, दोनों एक ही बात है। अब एक बात और आती है कि ये जो दोनों तरफ दो पर्वत बनेंगे इन्हें ने रैंड केटेन की संज्ञा दी है। इन दोनों तरफ बनने वाले पर्वतों को उन्होंने नाम दिया है रैंड केटेन। इसके अतिरिक्त दोनों पर्वतों के बीच वाला ये जो पार्ट होता है भूसन्नति का, इस पार्ट को उन्होंने नाम दिया है मध्य पिंड। पिंड। अब बात यह आती है कि क्या अगर देशों के अभिसारी गति से एक दूसरे के पास आने से दोनों किनारों पर दो पर्वतों का ही निर्माण होगा या मध्य पिंड में भी कोई हलचल होगी, इस मध्य पिंड में स्थिरता बने रहेगी या हलचल होगी? तो ये निर्भर करता है दोनों तरफ से अगर देशों के आने की गति पर। कोबर के अनुसार अगर भूसन्नति के दोनों तरफ के अगर देश एक दूसरे के पास तीव्रता से आते हैं तो दोनों किनारों पर दो पर्वतों का तो निर्माण होता ही है, मध्य पिंड में भी वलन या मोड़ पड़ने से ये भी ऊपर उठता है, इसमें भी उत्थान होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार। लेकिन अगर दोनों अग्र देश एक दूसरे के निकट धीमी गति से आ रहे हैं, संपीड़नात्मक बल धीमा है, तो उसके कारण दोनों किनारों पर वलन या मोड़ पड़ने से दो पर्वत तो बनेंगे लेकिन मध्य पिंड स्थिर रहेगा, उसमें वलन नहीं पड़ेंगे। और वलन नहीं पड़ेंगे तो निश्चित रूप से, क्योंकि वो तो जलीय क्षेत्र है, नदियां आकर जल उसमें अपना डालती है, तो वहां पर सागर बना रहेगा। इस सिद्धांत के पक्ष में कोबर ने कुछ प्रमाण भी दिए हैं। उन प्रमाणों की अगर बात करें तो प्रमाण की बात करें तो प्रमाण है एक तेथिस भूसन्नति। तेथिस भूसन्नति, इस तेथिस भूसन्नति की बात करें तो एक ये भी पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई थी, और पूर्व से पश्चिम की ओर होने के कारण इस तेथिस भूसन्नति पर दो अलग अलग क्षेत्रों में
पर्वत निर्माण का कार्य हुआ है। अगर हम बात करें पूर्वी तेथिस भूसन्नति की, तो पूर्वी तेथिस भूसन्नति में मान लो इसको एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो ऐसी स्थलाकृति ये पाई जाती है पूर्वी तेथिस भूसन्नति। यहाँ इधर एक ठोस स्थलाकृति है, ठोस स्थल खंड है, उसको हमने नाम दे दिया अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। इसी अंगारा लैंड के दक्षिण में अगर हम देखें तो यहाँ एशिया का उत्तर आता है दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। इन दोनों ही ठोस पिंडों के बीच में ये आपके तेथिस भूसन्नति का पूर्वी भाग है, ये तेथिस भूसन्नति का पूर्वी भाग है। यहां अगर हम देखें तो यहां से आने वाली नदियां भी जल और अवसादों का जमाव करेंगी और इस अंगारा लैंड से आने वाली नदियां भी जल का और अवसादों का जमाव करेंगी। इस जमाव के परिणाम स्वरूप यहाँ पर दबाव बढ़ेगा, दबाव बढ़ने के कारण भूसन्नति का तल नीचे बैठेगा, उसमें अवतलन होगा, अवतलन होगा। इस अवतलन के कारण इस दक्कन के पठार का अग्रदेश और अंगारा लैंड के अग्रदेश में अभिसारी गति होगी, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा। अब इनमें जो अभिसारी गति हो रही है वो तीव्रता से हो रही है। तीव्रता से होने के कारण इस पूर्वी तेथिस भूसन्नति के दोनों किनारों पर वलन या मोड़ पड़ने से दो पर्वतों की उत्पत्ति होती है। ये दो पर्वत हैं। अंगारा लैंड की तरफ अगर बात करें तो ये जो पर्वत बना हुआ है ये है कुनलुन पर्वत, कुनलुन पर्वत जो कि चीन में स्थित है। और दक्कन का पठार यानी भारत की तरफ जो पर्वत बना है इसे हम नाम दे सकते हैं हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत। अब इन दोनों किनारों पर जो दो पर्वत बन गए, इन पर्वतों के बीच वाला ये जो क्षेत्र है भूसन्नति का मध्य वाला, इसे मध्य पिंड कहा जाता है। और इस मध्य पिंड में भी उत्थान होता है, इसमें भी वलन पड़ते हैं, जिसके कारण ये ऊपर उठता है और ऊपर उठने के कारण यहाँ निर्माण हुआ तिब्बत के पठार का, तिब्बत के पठार का। तो ऐसे में पूर्वी तेथिस भूसन्नति में दो पर्वत बने, कुनलुन पर्वत, हिमालय पर्वत, और दोनों पर्वतों के बीच में तिब्बत का पठार। ऐसे ही अगर हम बात करें पश्चिमी तेथिस भूसन्नति में, तो जो भूसन्नति है इसकी स्थिति हम ये मान लें, इधर अफ्रीका ठोस पिंड है, इधर यूरोप ठोस पिंड है। आप इसको अंगारा लैंड मान सकते हैं क्योंकि अंगारा लैंड में एशिया और यूरोप दोनों को शामिल किया जाता है। ये इसका अग्रदेश है, ये इसका अग्रदेश है। इन दोनों ही ठोस पिंडों से आने वाली नदियां इस पश्चिमी तेथिस में अवसादों का जमाव करेंगी और इनके जमाव के कारण यहाँ पर वही घटना घटित होगी, वही संपूर्ण प्रक्रिया होगी जो पूर्वी तेथिस भूसन्नति में हुई थी। यहाँ अवसादों का जमाव होगा, अवसादों की जमाव की प्रक्रिया को अवसादीकरण कहते हैं, अवसादीकरण होगा और अवसादीकरण होने के बाद भार बढ़ने से इसमें अवतलन होगा, अवतलन होगा। इसके कारण दोनों तरफ के जो ठोस स्थलखंड है, अफ्रीकी ठोस स्थलखंड और यूरोप, इसमें संपीड़नात्मक बल के कारण अभिसारी गति उत्पन्न होगी, दबाव बल उत्पन्न होगा और इस दबाव बल के कारण दोनों तरफ अवसादों पर वलन या मोड़ पड़ने से दो पर्वतों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से दो पर्वत दोनों तरफ बनेंगे। इसमें यूरोप की तरफ देखें तो आल्पस पर्वत इसी प्रकार बना है, आल्पस पर्वत, और अफ्रीका की तरफ देखें तो एटलस
पर्वत की उत्पत्ति हुई। जबकि इन दोनों के बीच वाला ये जो मध्य पिंड है ये अपने स्थान पर स्थिर रहा और स्थिर रहने के कारण यहाँ आज भी भूमध्य सागर पाया जाता है। भूमध्य सागर या जिसको हम रूम सागर कहते हैं वो इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के लगभग मध्य में स्थित है। 33 भूसन्नति के अवशेष के रूप में पाया जाता है। जबकि पूर्व में भी ये 33 भूसन्नति थी, लेकिन वहां ये जो संपीड़नात्मक बल है वो तीव्र लगने के कारण मध्य पिंड ऊपर उठ गया और वहां निर्माण हुआ तिब्बत के पठार का। अब बात ये आती है कि क्या इन्होंने ये जो सिद्धांत दिया ये पूर्णतः सत्य है? हो सकता है इसमें भी कुछ कमियां हो और उन्हीं कमियों के आधार पर इस सिद्धांत की भी कुछ आलोचना की जाती है। कुछ भूगोलवेताओं ने इस कोबर के भूसन्नति सिद्धांत की आलोचना की है। तो आलोचना की अगर बात करें तो आलोचना के दो तीन आलोचना की बात करें तो पहली आलोचना इस आधार पर की जाती है कि संपीड़न बल से वर्तमान विशाल पर्वतों की उत्पत्ति संभव नहीं है, संभव नहीं है। संपीड़नात्मक बल जिसके कारण दोनों तरफ के ठोस स्थलखंड एक दूसरे के पास आते हैं वो इतना शक्तिशाली नहीं है कि हिमालय, कुनलुन या एटलस जैसे पर्वतों का निर्माण कर सके। पहली आलोचना का आधार ये रहा है। दूसरी आलोचना जो की जाती है श्वेस के अनुसार, एडवर्ड स्वेस के अनुसार भूसन्नति के एक तरफ स्थित स्थलखंड स्थिर रहता है जबकि दूसरा स्थलखंड ओब्लिक अग्रदेश गति करता है, गतिशील होता है, गतिशील होता है। कोबर ने तो क्या माना था कि भूसन्नति के दोनों तरफ वाले जो स्थलखंड है वो एक दूसरे के पास आता है, लेकिन एडवर्ड स्वेस ये कहता है कि एक जो अग्रदेशीय स्थलखंड है अपने मूल स्थान पर स्थिर रहता है, दूसरा गति करता है और ऐसे में दूसरे के कारण जो भूसन्नति के अवसाद है उन पर जो दबाव पड़ता है उस दबाव के कारण वलन या मोड़ पड़ने से इन पर्वतों की उत्पत्ति होती है। तो दूसरा आलोचना का कारण यह है। और तीसरा, कोबर ने उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित पर्वतों की उत्पत्ति को स्पष्ट नहीं किया है। यानी इन्होंने अपने जो एग्जाम्पल भी दिए हैं, जो प्रमाण दिए हैं, प्रमाण में जो भी 4 पर्वतों की बात की है वो चारों के चारों पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की ओर स्थित है। जबकि नवीन वलित पर्वत कुछ ऐसे भी है जो उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। इन पर्वतों की स्थिति को, इन पर्वतों की उत्पत्ति को इन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। तो ये 2-3 ऐसे आधार हैं जिसके कारण इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है। इसी नवीन वलित या मोरदार पर्वतों से संबंधित कुछ और भी सिद्धांत हैं जिनकी हम अगले क्लासों में चर्चा करेंगे। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमेशा अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद।